हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस न्यू सेशन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेर, जो कि पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेर। तो बेर को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बेर की वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी किस्में होती हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कब होता है और कौन सी मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। तो इसकी कल्टीवेशन की हम चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल्स है। तो जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। और यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो इसके बॉटनिकल नेम से आज शुरुआत करते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या होता है। क्या बॉटनिकल नेम की आज शुरुआत करते हैं। तो इसका होता है जिंजीफस मोरेशियाना। क्या होता है? जिंजीफस जिंजीफस मोरेशियाना। इसका वैज्ञानिक नाम होता है जिंजीफस मोरेशियाना, जिसके नीचे अंडरलाइन खींचते हैं, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं यानी वानस्पतिक नाम होते हैं वो लैटिन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं, इस कारण इनके नीचे हम अंडरलाइन खींचते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेर की। किसकी बात कर रहे हैं? बेर की। तो इसका बॉटनिकल नेम की बात की कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो जिंजीफस मोरेशियाना इसका बॉटनिकल नेम होता है। जबकि इसकी कुल की बात करें, इसका कुल क्या होता है, तो ये रेहमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है। क्या? रेहमिनेसी। इसका कुल होता है रेहमिनेसी। जबकि इसकी गुणसूत्र संख्या की बात करें कि इसके अंदर कितनी गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। क्या गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? तो इसके अंदर 2n बराबर 48 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? इसके अंदर 48 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, जबकि ये रेहमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। जबकि बात करें इसकी जो चाइनीज जो बेर होता है उसकी, यानी चाइनीज बेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, चाइनीज बेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसकी तो उसका क्या होता है? जिंजीफस जुजुबा। क्या होता है? जिंजीफस जिंजीफस जुजुबा। जिंजीफस जुजुबा इसके चाइनीज जो बेर होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है। जबकि बात करें कि हमारे भारत के अंदर जो पाया जाता है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो उसका होता है जिंजीफस मोरिशियाना। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि चाइनीज बेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो उसका होता है जिंजीफस जुजुबा। जबकि इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 48 पाई जाती है, और ये रेहमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। कि कौन सी कुल के अंतर्गत आता है? रेमनेसी। इसके फल प्रकार की बात करें कि इसका फल प्रकार क्या होता है। क्या फल प्रकार की बात कर रहे हैं? ये फल प्रकार क्या होता है? अस्टिल या ड्रुप। अस्टिल अस्टिल या फिर क्या होता है? ड्रुप। अस्टिल या ड्रुप का मतलब क्या होता है, यानी जो भी फल होता है उसकी जो गुठली होती है वो मतलब कड़क होती है, तो उसको अस्टिल या ड्रुप के अंतर्गत आते हैं। जैसे बात करें और भी, जैसे आम की, तो आम की जो गुठली होती है वो गुठली थोड़ी कड़क होती है, उसको फोड़ने पर वो आसानी से नहीं टूटती है। तो यानी जो भी कड़क जो गुठली होती है जिस भी फल वृक्ष की, तो सभी इसी फल प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ऑस्ट्रेलिया ड्रुप के अंतर्गत। जैसे बात करें और किसकी, तो आम आम की जो गुठली होती है वो भी क्या होती है? कड़क होती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ड्रुप के अंतर्गत आती है। जबकि इसकी बात करें कि इसका पुष्पक्रम क्या होता है। क्या इसका पुष्पक्रम क्या होता है? इसके पुष्पक्रम की बात करें, पुष्प पुष्पक्रम की बात करें कि पुष्पक्रम क्या होता है, तो इसका पुष्पक्रम होता है, क्या होता है इसका पुष्पक्रम की बात करें, फेसिकल इसका पुष्पक्रम होता है। क्या? फेसिकल।
फेसिकल इसका पुष्पक्रम होता है, यानी जो फलवृक्ष बेर का जो फलवृक्ष होता है उसका पुष्पक्रम होता है, फेसिकल उसका पुष्पक्रम होता है। जबकि इसके खाने योग्य की बात करें कि इसका कौन सा भाग खाया जाता है, यानी खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है इसका खाने योग्य भाग? इसका खाने योग्य भाग होता है पेरिकार्प। यानी पेरिकार्प किसे कहते हैं, यानी जो भी फल वृक्ष होता है और उसकी जो फल होता है उसके 3 आवरण पाए जाते हैं, पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। जो बाह्य फलवृत्ति होते हैं जिसे हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, जबकि जो आंतरिक जो मध्य फलवृत्ति होती है उसको मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। और यदि जो जो अंदर की जो लास्ट वाली जो परत होती है उसे हम एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। तो जो बेर होता है हम उसकी जो बाह्य फलवृत्ति होती है जिसे पेरिकार्प के नाम से जानते हैं उसको हम खाते हैं। किसको खाते हैं? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प इसका खाने योग्य भाग होता है। तो बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम जिंजिफस मॉरिसियाना होता है, जबकि जो चाइनीज बेर होता है उसका जिंजिफस जुजुबा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। जबकि रेमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 48 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 48 पाई जाती है। जबकि इसके फल प्रकार की बात करें तो अष्टिल फल प्रकार इसका पाया जाता है। और भी कौन से फल वृक्ष के अंदर अष्टिल जो फल वृक्ष होता है मतलब तो उसका आम के अंदर अष्टिल फल प्रकार होता है। जबकि इसकी पुष्पक्रम की बात करें कि इसके अंदर कौन सा पुष्पक्रम होता है तो फेसिकल इसका पुष्पक्रम होता है और इसका खाने योग्य भाग पेरिकार्प होता है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो बेर होता है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? पेरिकार्प, यानी उसका बाह्य फलवृत्ति खाई जाती है। जबकि इसके अन्य नाम की बात करें कि इसके अंदर अन्य नाम इसका कौन सा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गरीब का सेब भी बोलते हैं। क्या? गरीब का सेब भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं गरीब का सेब? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ये शुष्क प्रदेश के अंदर पाया जाता है और ये अत्यधिक मात्रा में हमारे राजस्थान के अंदर होता है, इस कारण इसको गरीब का सेब भी कहते हैं। तो इसके अन्य नाम की बात करें कि इसका अन्य नाम कौन सा क्या होता है? अन्य नाम की बात करें तो इसको गरीब का सेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गरीब का सेब। और किस नाम से जानते हैं इसको? क्या इसको गरीब का सेब भी कहते हैं। शुष्क फलों का राजा भी इसको कहा जाता है। क्या? शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा भी से कहते हैं। शुष्क फलों का राजा भी से कहा जाता है। तो बात करें कि गरीब का सेब एवं शुष्क फलों का राजा से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है, यानी ये शुष्क प्रदेश होते हैं, वहां पर इसकी खेती की जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिस कारण इसको शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। इसको फलों का राजा की संज्ञा दी गई है और इसको गरीब का सेब कहा जाता है। क्योंकि जो भी मिडिल फैमिली से होते हैं वो इसको आसानी से खरीद ले सकते हैं। इसकी जो रेट की बात करें तो ये कम होते हैं, जिस कारण इसको गरीब का सेब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गरीब के सेब के नाम से भी जानते हैं। जबकि ये जलवायु की बात करें कि कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? जलवायु का मतलब इसका जो प्रोडक्शन होता है, हम कब कौन सी जलवायु के अंदर इसके खेत के अंदर इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, तो ये उपोष्ण जलवायु होती है। जहां पर मतलब उपोष्ण जलवायु का मतलब जहां गर्म हुआ नम क्षेत्र होता है वहां इसकी खेती की जा सकती है। तो जो उपोष्ण जलवायु होती है इसके लिए कौन सी? उपोष्ण। इसके अंदर उपोष्ण जलवायु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी इस जलवायु के अंतर्गत इसकी खेती की जा सकती है। जबकि इसके अंदर प्रवर्धन की बात करें कि कौन से प्रवर्धन की आवश्यकता होती है, कि प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रवर्धन का मतलब यह होता है कि उनकी जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जाए, यानी जो भी पौधा होता है उसकी जनसंख्या कैसे वृद्धि की जाए। तो इसके अंदर हम इसकी गुठली द्वारा, यानी इसके जो आम की जो गुठली होती है उसके द्वारा जिसका प्रवर्धन कर सकते हैं। और भी बात करें तो कि इसको कलम उलम लगा कैसे करें, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी क्रिया होती है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर रिंग बडिंग कर सकते हैं, यानी जो प्रवर्धन की जो विधि होती है प्रवर्धन, तो प्रवर्धन के अंदर रिंग बडिंग करते हैं। कौन क्या करते हैं? इसके अंदर रिंग बडिंग करते हैं और इसके अंदर बीज के द्वारा भी इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं।
बीज द्वारा। तो दो तरीके से इसका प्रवर्धन कर सकते हैं, इसकी जनसंख्या की वृद्धि कर सकते हैं। एक तो होता है रिंग ब्रीडिंग द्वारा, जबकि एक दूसरी बात करें तो इसको बीज द्वारा भी इसके प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि इसके पुष्पन की क्रिया की बात करें कि कब होता है इसके अंदर पुष्पन की क्रिया, तो पुष्पन की क्रिया कब आती है इसके अंदर, कौन सी जो महीना होता है उसके अंदर इसकी पुष्पन की क्रिया होती है। क्या कौन से महीने के अंदर इसके अंदर पुष्प आते हैं, तो ये अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर इसके अंदर पुष्प आते हैं। क्या आते हैं, अगस्त सितंबर के अंदर इसके अंदर फूल आते हैं। अगस्त सितंबर यानी इसका प्रोडक्शन करते हैं जब हम, कब इसके अंदर जो पौधा होता है, इसका पौधा होता है, इसके अंदर फलन फूल की क्रिया कब शुरू हो जाती है, तो सितंबर अगस्त सितंबर के अंदर इसके लगभग इसकी जो फूल की प्रक्रिया होती है वो लगना शुरू हो जाती है। कब हो जाती है, अगस्त सितंबर के अंदर इसकी लगना शुरू हो जाती है। जबकि बात करें इसके अंदर फलन की क्रिया कब होती है, तो हम बात करते हैं इसके फलन की क्रिया, तो यानी फलन का समय कब होता है इसका, तो इसका फलन का समय होता है दिसंबर जनवरी। यानी जो सर्दियां होती हैं वहां हमें इसका फल हमें बाजार में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, सर्दियों के अंदर। कौन से महीने में, लगभग तो बात करें दिसंबर जनवरी के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, बाजार के अंदर इसके फल वृक्ष को आ जाता है। तो फलन का समय हमने देखा, पुष्पन की क्रिया, आप देखेंगे फलन का समय। क्या फलन का समय, फलन का समय, तो फलन का समय कब होता है इसका, दिसंबर जनवरी। कब, दिसंबर जनवरी के अंदर इसकी फलन की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी इसको हम इसका फलन कर सकते हैं। जबकि इसकी बात करें कि इसके अंदर मृदा कैसी मृदा चाहिए, तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए जिससे कि ये फल वृक्ष होता है वो अच्छा ग्रो करे और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त कराए। तो कौन सी ऐसी मृदा होती है जिसके कारण ये अच्छा फलन हो देता है, तो इसके अंदर दोमट मृदा उपयुक्त रहते हैं, जिसके अंदर सभी आवश्यक जो भी जैसे हवा की मात्रा, जैसे इसके अंदर पानी की मात्रा, ये सभी अच्छी तरीके से हो, तो ये इसके अंदर फलन की क्रिया मतलब होती है। तो इसके अंदर मृदा कौन सी चाहिए, मृदा की बात करें तो इसके अंदर दोमट मृदा अच्छी रहती है सबसे। क्या, दोमट मृदा। जिसकी पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना होना चाहिए, यानी ये लवणीय मृदा के अंदर भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसके पीएच की बात करें, तो पीएच कितना, 8.5 से 9 पीएच तक भी ये उगने की क्षमता रखती है। कितनी, 8.5 से 9 पीएच तक, 9 पीएच तक। जब इसकी पुर्निंग की बात करें कि इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया कब करते हैं, पुर्निंग का मतलब इसकी कटाई छटाई कब करते हैं। जो भी फल वृक्ष होता है उसको आकार देने के लिए और उसकी जो अन्य शाखाएं होती हैं, सूखी शाखाएं होती हैं, ऐसी शाखाओं को हटाने के लिए इसकी प्रक्रिया कब शुरू करते हैं, तो इसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं अप्रैल मई के अंदर। कब करते हैं, अप्रैल मई के अंदर। अप्रैल मई के अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय जो फल वृक्ष होता है उसके अंदर ना तो पुष्पन की क्रिया शुरू होगी, ना ही उसके अंदर फलन होगा, यानी जो भी पौधा होगा वो फ्री होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उसकी जो अन्य शाखाएं होती है, जो बीमार जो रोगग्रस्त शाखाएं होती हैं, उनको हम हटा सकते हैं। तो इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया कब करते हैं, क्या पुर्निंग की क्रिया कब करते हैं, तो इसके अंदर करते हैं अप्रैल मई। क्या, अप्रैल मई के अंदर इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया करते हैं। अप्रैल मई के अंदर इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया करते हैं। जबकि बात करें कि इसके अंदर R/P कितनी रखते हैं, यानी जब फल वृक्ष को हम लगाएं ये प्लांट के अंदर, तो इसके अंदर दूरी, प्लांट यानी पौधे से पौधे की दूरी है, हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखें, जिससे कि हमारा जो फल वृक्ष होता है वो अच्छा हो, उसके अंदर हम कर्षण जो क्रियाएं करेंगे वो भी आसानी से हो जाए। तो कितनी इसके अंदर बीच के अंदर दूरी रखते हैं, तो इसके अंदर R/P की बात करें तो R/P कितनी रखते हैं इसके अंदर, तो ये बड़ा फल वृक्ष होता है, इसके अंदर 8x8 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं, 8x8 मीटर इसके अंदर R/P रखते हैं। अब बात करेंगे हम इसके अंदर कौन कौन सी इसकी किस्में होती हैं, उसकी बात करें
तो इसके अंदर कौन कौन सी किस्म होती हैं, जबकि इसके अंदर पहले बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो फलवरक्स होता है हमारे शरीर के लिए जो अच्छा होता है। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन की बात करें कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर, तो इसके अंदर ए बी सी यानी ए बी एम सी यानी तीनों ये प्रोटीन पाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी एम, विटामिन सी जो ये इस फलवरक्स की जो फल होता है उसके अंदर ये पाई जाते हैं। जो भी इसके इन विटामिन से जो ग्रसित लोग होते हैं इसका सेवन कर सकते हैं, यानी विटामिन सी यानी जो स्कर्वी रोग होता है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। विटामिन ए यानी रक्तोजी रोग होता है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी किस्म की, इसके अंदर कौन कौन सी इसकी किस्म होती है, कौन कौन सी इसकी अगेती किस्म होती है और कौन कौन सी इसकी पचेती किस्म होते हैं। तो हम सभी की किस्मों की बात करेंगे। क्या किस्म, तो हम बात करते हैं पहले अगेती किस्मों की कि अगेती किस्म कौन कौन सी होती हैं। अगेती अगेती किस्म की बात करें जैसे गोला हो गई, थार होगी, सेविका होगी, ये सभी होते हैं जो अगेती किस्म होती हैं जिनका हम प्रोडक्शन पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। तो कौन सी, जैसे बात करें गोला, दूसरी बात करें जैसे थार, और भी जैसे बात करें अगेती किस्म जैसे सेविका, क्या सेविका, और जैसे हो गई गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति, और जैसे बात करें उमरान, ये जो सभी जो किस्म होती हैं ये अगेती किस्म होते हैं। जैसे गोला हो गई, सेविका हो गई, थार हो गई, उमरान हो गई। उमरान ये जो इसका फल वृक्ष होता है वो बड़ा, ये इसका जो फल होता है वो बड़ा होता है, बड़ा फल होता है इसका उमरान का। तो ये सभी होती हैं, ये क्या होती हैं, ये अर्ली उमरान, ये अगेती किस्म होती हैं। जबकि बात करें मध्यम किस्म, कौन सी मध्यम किस्म, यानी इसके बाद जो मध्यम किस्में होते हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे सेव ये एक बेर की किस्म होती है। जबकि फलवृक्ष की बात करें तो सेव एक फल भी होता है, लेकिन सेव क्या होती है, एक किस्म होती है जो कि बेर की किस्म होती है, जो कि बहुत ही सुंदर किस्म होती है, बड़ा इसका फल होता है। सेव हो गई, बनारसी हो गई, क्या बनारसी होगी, मूंडिया और होगी केतली, क्या केतली। ये किस्म होते हैं जो मध्य किस्म होते हैं, इन्हें अगेती किस्म के बाद में बोते हैं। जबकि तीसरी बात करेगी जो पचेती किस्म होते हैं, जिनमें पचेती किस्म होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ये भी बात कर देते हैं कि पचेती किस्म। तो पचेती किस्म जैसे इलायची, कौन सी इलायची, और बात करें जैसे कत्था, ये भी एक पचेती किस्म होती है, कत्था। और बात करें जैसे ये जो किस्म होते हैं ये पचेती किस्म होती हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी अगेती किस्म होती हैं, कौन कौन सी मध्यम किस्म होते हैं और कौन कौन सी ऐसी होती हैं जो पचेती हमें बाद में उनका लगा सकते हैं। तो जो अगेती किस्म की बात करें तो अगेती किस्म के अंदर हम देखते हैं गोला किस्म, यानी कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो बेर की अगेती किस्म कौन कौन सी होती है, जो बेर की किस्म होते हैं तो अगेती कौन सी किस्म है, तो उसके अंदर ऑप्शन दे दिया जाता है, जिसमें जैसे बात करें गोला हो गई, थार, सेविका, गोमा कीर्ति, उमरान, जो ऐसी किस्में होती हैं ये अगेती किस्में होती हैं। और मध्यम किस्म की बात करें तो मध्यम किस्म होती हैं जैसे सेव, बनारसी, मूंडिया, केतली, जो आदि किस्में होते हैं ये मध्यम किस्में होते हैं। और पचेती किस्म के अंतर्गत इलायची, कट्ठा और भी अन्य किस्में होते हैं जो पचेती किस्में होते हैं। हमने इस सेशन के अंदर इंपोर्टेंट जो किस्में होते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो सेव किस्म होती है वो किसकी होती है, सेव किसकी किस्म होती है, उमरान किसकी किस्म होती है। ये ऐसी किस्में होते हैं जिनको कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो बात करेंगे हम इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कीट होते हैं, कीट लगते हैं, और कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो लगते हैं इसके अंदर।
तो इसका प्रमुख कीट कौन सा होता है? जैसे बात करें कि बेर की जो तितली होती है वो इसका प्रमुख कीट होता है। क्या इसका प्रमुख कीट बेर की तितली होती है, वो होता है। तो कीट की बात करें तो इसके अंदर कीट कौन कौन से होते हैं? कीट की बात करें, हमने सभी की डिटेल से बात कर ली। तो कीट की बात करें तो इसकी बेर की तितली, क्या बेर की तितली, बेर की तितली इसका प्रमुख कीट होता है। जो इसके क्या होता है इसका प्रमुख कीट? इसका प्रमुख कीट होता है जो बेर की तितली होती है। जबकि इसकी बात करें और भी इसके अन्य जो कीट होते हैं, जैसे और कौन से? फल छेदक कीट, फल छेदक, फल छेदक कीट। ये कीट क्या होते हैं? जो इसका फल वृक्ष होता है उसकी जो फल होते हैं उसको मतलब उसके डैमेज कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो ये फल छेदक कीट हो गया। और जिसकी जो प्रमुख कीट होता है वो बेर की तितली होती है। क्या होती है? बेर की तितली। तो और इसके अंदर रोग कौन कौन से? अब इनकी बात करें तो इसका मतलब इनका नियंत्रण कैसे करें? यानी जो भी कीटनाशी दवाई जो रसायन होते हैं उनका प्रयोग करके, जैसे बात करें डाइमिथोएट हो गया, इन ऐसी जो रसायन होते हैं कीटनाशी उनका प्रयोग करके, तो इन कीट का जो नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो डाइमिथोएट, डाइमिथोएट, डाइमिथोएट जो रसायन होता है उसका प्रयोग करके इस कीटनाशी का प्रयोग करके इनका नियंत्रण कर सकते हैं। जबकि रोगों की बात करें कि इसके अंदर रोग कौन कौन से आते हैं? रोग तो छाछा रोग होता है, वो इसके अंदर आता है। देख छाछा, छाछा रोग कैसे क्या होता है? जो भी फल वृक्ष होता है उसके फल या जिसको फल वृक्ष होता है उसके ऊपर मतलब सफेद सफेद सिपरत जम जाते हैं, उसको हम छाछा रोग के नाम से जानते हैं। ये एक कवक जनित रोग होता है। क्या एक कवक जनित रोग होता है? कौन सी कवक के कारण होता है? ये ओडियम। कौन सा कवक की बात करें तो कवक कौन सा है इसका? ओडियम, ओडियम एरिसाइपी कवक। कौन सा? एरिसाइपी, ओडियम एरिसाइपी कवक के द्वारा होता है। इसके अंदर जो छाछा रोग होता है ओडियम एरिसाइपी कवक। यानी जो भी इसका नियंत्रण कैसे करें? जो भी कवकनाशी जो रसायन होते हैं जैसे कार्बेंडाजिम हो गया, थाइरम हो गया, कैप्टन, ऐसे जो कवकनाशी रसायन होते हैं उनका उपयोग करके हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य रोग होता है वो लगभग छाछा रोग होता है जिसको डैमेज करता है। तो हमने आज डिटेल से फल वृक्ष की बात की कि इसके अंदर कौन कौन सी इसकी वेराइटी होती है, इसके अंदर कौन कौन से सभी सभी इनके जो बेसिक चीजें उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और अगले सेशन के अंदर फिर मिलेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इससे भी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। थैंक यू।